देखिए, हिंदुस्तान को भी जब 1991 में क्राइसिस आया था तो वो भी आईएमएफ में गया, लेकिन वक्त से पहले जल्दी से निकल आया आईएमएफ से। और किसने बचाया था उसको? जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे उन्होंने इंडिया को निकाला, क्योंकि इंडिया ने एक बॉन्ड फ्लोट किया था, उसका नाम ही रखा था नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड। लोगों ने बिलियंस उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की और इतने पैसे आ गए, उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, मुझे जरूरत नहीं है आपके $2 बिलियन की। निकल आया आईएमएफ से। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई का बहरान है इस आईएमएफ की डील के बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान की तबाही का कारण है। तो पाकिस्तान की इस तबाही को रोकने के लिए कोई भी अब सिस्टम आगे नहीं आ रहा है। तो आज कैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन की सहायता की थी और अपना गुमनाम रहा था और नाम भी नहीं लिया था। तो कैसे आज डिस्कशन हो रहा है कि आज कैसे भारत पे जब भी विपदा आती है तो भारत के जो एनआरआई है वो अपना बढ़ चढ़ के सहयोग भारत को देते हैं, क्योंकि आईएमएफ में जाने के समय भारत एक बार गया था 92 में। तो उस टाइम कैसे उदाहरण बताया जा रहा है कि भारत को आईएमएफ से निकालने में सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की थी तो वो भारत के एनआरआई थे, जिन्होंने अपना दिल खोल के भारत का साथ दिया और भारत को इस सिस्टम से निकाल दिया, क्योंकि कभी आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ाना भारत को नहीं पड़ा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान दिन ब दिन आईएमएफ के चंगुल में फंसता हुआ जा रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैनी अ टाइम जिस क्राइसिस में आज अब हैं और एक स्लीप वॉकिंग लगता है टुवर्ड्स प्रेसिपिस लगती है हमें, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज इसहाक डार साहब ने कहा है माशी रफ्तार शुरू में ख़त्म होगी फिर बेहतर हो जाएगी, और 100 और एलसीज खोल दी हैं दवाइयों की, पेट्रोल की और कुछ और। डू यू थिंक कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे या जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगर मैं भी दार साहब की जगह पे हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। हालात ही ऐसे हैं कि मैं भी यही लफ्ज़ कहता हूँ, अवाम को हौसला देना पड़ता है ना। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपने हौसला देना होता है कि यार बस ठीक हो जाएगी, वक्त की तकलीफ है, हो जाएगी। जब कोई हुक्मरान लीडर फ्यूचर टेंस में बात करे, फ्यूचर टेंस में, तो समझने को वो चक्कर दे रहा है। ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े माने हुए जाने हुए लोग हैं, मीडिया पे लोग आपको सुनते हैं। आप लोगों को बताएं कि जब कोई लीडर फ्यूचर टेंस में बात करे, हम ये कर देंगे, ये चीजें हो जाएंगी, हम वहां पहुंच जाएंगे, वो समझ ले वो चक्कर दे रहा है, वो आपको अपनी जान छुड़ा रहा है इस वक्त ये कहकर। डॉक्टर साहब नहायत एहतराम से बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी अहम। देखिए बात ये होती है कि आज महंगाई का तूफान तो इन्होंने बम गिरा दिया, एटम बम, लेकिन काश जो जैसे आपने कहा कर देगा, ये कहते हैं कि हमने आज आधे वजीर कर दिए हैं, हुकूमत के अखराजात इतने कम कर लिए हैं, सरकारी घर जिनके पास 8-8 कनाल के उन्हें 10 बल्ले के घर पे शिफ्ट कर दिया है, जिनके पास 20-20 मुलाजम है उनका एक कर दिया है। तो वाकई डॉक्टर साहब ये बात पढ़े लिखे आदमी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मेरा ख्याल है काश ये बातें हुक्मरान भी समझे। अच्छा, मैं एक साथ सवाल जोड़ दूं, फिच की रेटिंग पे भी डॉक्टर साहब रोशनी डालिएगा, इसका क्या मतलब है और हमारी मैशत पे इसका क्या असर होगा? देखिए, फिच की रेटिंग जो है मेरे ख्याल में ये लोएस्ट रेटिंग होती है, इसलिए इसका आउटलुक भी वो नहीं बताते हैं, क्योंकि इस जो CC- है इसका कोई आउटलुक नहीं है, आउटलुक बर्बाद है, बिल्कुल तबाही और बर्बादी वाला आउटलुक है, इसलिए वो बताते भी नहीं है। या तो स्टेबल होता है, आउटलुक पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव से भी नीचे चला गया है। तो ये इसकी जो नीचे है वो सिलेक्टिव डिफॉल्ट कहलाता है, SD। सिलेक्टिव डिफॉल्ट का क्या मतलब है डॉक्टर? सिलेक्टिव का क्या मतलब? अभी हम अगर डिफॉल्ट कर दें ना तो हम उसको सिलेक्टिव डिफॉल्ट कहते हैं रेटिंग एजेंसीज की जुबान में। तो वो SD कहलाता है। तो CC- के बाद जो है नीचे जो है SD है, यानी सिलेक्टिव डिफॉल्ट। तो इस वक्त आप जब जाएं इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करने के लिए, कोई आपके पास पैसे नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि लोगों को, मार्केट को ये पता है कि आप ऑलमोस्ट आपका खजाना खाली है और आप अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको कहीं से पैसे वैसे ना मिले। अच्छा डॉक्टर साहब एक ये भी रहनुमाई फरमाएं, आज जितने टैक्सेस लगे मेरे और आप पर लगे, आम शहरियों पर लगे, क्या बेहतर ये ना होता जो इस मुल्क के खरबपति अरबपति हैं ताजर,
उन पर कोई खास टैक्स लगाया जाता बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरे के पूरे अवाम पे लगा दिए जाए? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती थी? देखिए, जब आपने तो स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई है ना, किसने बनाई है? IMF बनाकर आपको दी है। ये हमेशा बार बार आपको हर प्रोग्राम में मैं रिपीट करता जाता हूँ और करता रहूंगा हर बार रिपीट, कि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो वो पॉलिसी बनाता नहीं है। इस ध्यान में रख लें, वो पॉलिसी हम क्यों किसी फाइनेंस मिनिस्टर को बुरा भला कहते हैं, हम क्यों इसहाकदार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, या शौकत तरीन को बुरा कहते हैं, या असद उमर को कहते हैं, या मिफ्ता इस्माइल को कहते हैं, XYZ को कहते हैं? हमें नहीं कहना चाहिए। वो बेचारे पॉलिसी नहीं बनाते हैं। या कोई गवर्नर सेंट्रल बैंक वो पॉलिसी नहीं बनाता है, वो पॉलिसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है। वो इम्प्लीमेंटर होता है, पॉलिसी कहीं और बन रही होती है। ये जितने जो इकदाम किए गए हैं, क्या समझते हैं कि वजारत खजाना में बैठ के ये बना है, या IMF ने आपको दिया कि ये लो भाई चलो ऐलान कर दो? हम ऐलान कर दिया हमने, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, एक हमारे बड़े काबिल एहतराम है डॉक्टर इशफाक हसन साहब, वो कह रहे थे कि IMF का डेलीगेशन आया, उसने कहा 72-75 कर दो, पर उन्होंने बार्गेनिंग की, अपने आर्गूमेंट भी किए। अगर सारा कुछ उन्होंने करना है, फिर हमारे फिनांस मिनिस्टर हमारे ही फिनांस पे बोझ डालने के लिए रखे हैं। ये आर्गूमेंट तो कर सकते हैं ना उन्हें, हमारी ये अवाम की पतली हालत है, इसमें इस तरीके से कोई बेहतर की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती कोई भी? देखिए, उसके लिए तो आपके पास टीम होनी चाहिए ना। अगर टीम ऐसे ही है जो आजकल है हमारे बेचारे, तो अब हम क्या कह सकते हैं उनको? उस वक्त तो कम से कम कुछ लोग थे बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिविल सर्वेंट थे उस जमाने में। मोइन अफजल जैसे लोग थे, आपके लाहौर में रहते हैं। यूनुस खान जैसा फाइनेंस सेक्रेटरी था। तनवीर अली आगा मरहूम जैसे लोग थे उस वक्त मिनिस्ट्री में। तो जब आपके पास इतनी अच्छी अच्छी टीम हो, मौजूद हो, जो उनसे बातचीत कर सकते हो ठीक से, हम तो टेक्निकल इनपुट देते थे और उनको उनके ज़बान में हम बात करते थे। आप उनके ज़बान में बात करने वाले लोग नहीं रहे ना, वो मोइन अफजल और यूनुस खान जैसे उस पाए के सिविल सर्वेंट रहे। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि जब आपके सारे मालियाती मफादात वेस्ट में हों, आपके अकाउंट्स वहाँ हों, मैं और मुबैना तौर पर आपका 2 नंबर माल भी वहाँ हो, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स की सिंगल कॉलम की खबर आपके कपड़े उतारने की सलाहियत रखती हो, और ऐसे लोग यहाँ हुक्मरान हों, तो आई थिंक नतीजा फिर यही निकलता है। आपने बिल्कुल समअप किया, इससे बेहतर मैं भी समअप नहीं कर सकता था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जब आप इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो आप क्या बातें कर सकते हैं? मेरा तो कोई बेटा तो नहीं था बाहर में, या मेरी बेटी तो कोई वहां पर नहीं पढ़ रही थी और ना वहां जॉब कर रही थी, ठीक है? इसलिए मैं बोलता था, अभी भी बोलता हूं। लेकिन कल को मेरा बेटा भी वहां नौकरी अच्छी जगह से मिल जाए, या उसको दे दिया जाए, ये दे दिया जाए पे गौर करेंगे आप इन्वर्टेड कॉम में, ठीक है? या मेरी बेटी को वहां नौकरी मिल जाए अच्छी सी, तनख्वाह बहुत ज्यादा मिल रहा हो, तो मेरे मुंह तो बंद हो जाएंगे ना जनाब। मैं बोल सकूंगा जिस तरीके से अभी बोलता हूं आपके सामने। नहीं डॉक्टर साहब, निहायत एहतराम से गुजारिश है, आपने अभी साहिब इल्म या काबिल लोगों का नाम लिया बहुत सारे। देखिए, महंगाई बम तो गिरता है आम आवाम पे, 22 करोड़ आवाम पे। टीम तो हुकूमत ने बनानी है, हुकूमत ढूंढ ले। अभी लोग पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी तो नहीं है। ये टीम की अगर उनकी गलती है, वो टीम सही नहीं बना रहे, तो उसका वजन अवाम पे बोझ क्यों डाला जाता है? मेरी सबमिशन है कि अब अच्छे लोग यकीनन होंगे। ये तो नहीं ना हो सकता कि इकॉनमी को जो समझते हैं वो है ही नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए कि अवाम को कोई कुछ समझता नहीं है, ठीक है? अवाम बस ऐसी अवाम है, बस, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ वोट देने के लिए है। अवाम सिर्फ वोट देने के लिए है। वो किसी को 2 कीमे वाली नान मिल जाएगी, उस पर वोट दे देगा, किसी को कोई बिरयानी मिल जाएगी, उस पर वोट दे देगा, बस। वो तो इसीलिए जरूरी है कि आप इतनी ज्यादा गुर्बत जो है आप फैला के रखें कि किसी को 2 कीमे वाली नान दे देंगे तो वो आपके लिए जान दे देगा। इस हालत तक पहुंचा दे कौम को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पाकिस्तानी जो है कीमे वाली नान से निकलेगी बाहर, एक पाकिस्तानी $3 मिलियन दे जाता है, इनको खुद एक आना नहीं देता। 30 मिलियन यानी $3 मिलियन दिए उन्होंने। 30 मिलियन सॉरी। तो ये डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि एतबार गैरों का तो उठ गया, अपनों का भी उठ गया। देखिए,
अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, देखिए हिंदुस्तान को भी जब 1991 में क्राइसिस आया था तो वो भी आईएमएफ में गया, लेकिन वक्त से पहले जल्दी से निकल आया आईएमएफ से। और किसने बचाया था उसको? जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे उन्होंने इंडिया को निकाला, क्योंकि इंडिया ने एक बॉन्ड फ्लोट किया था, उसका नाम ही रखा था नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड। लोगों ने बिलियंस उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की और इतने पैसे आ गए, उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, मुझे जरूरत नहीं है आपके $2 बिलियन की। निकल आया आईएमएफ से। आज भी हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है एनआरपी, वो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर ऐसी हुकूमत हो जिसका एतमाद उन लोगों के पास हो। आज भी निकल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जो आजकल इन्होंने आईएमएफ से डील कर ली, जितनी अब बिजली महंगी हो गई, जितनी गैस महंगी हो गई, जितना पेट्रोल महंगा हो गया, डू यू थिंक ऐसे हालात में हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है और बाहर दूसरे मुल्कों का कंपटीशन करके हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं हो सकती है। बिल्कुल 200% मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान उसका टाइटल है। यानी कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी, उसके शेयर जो हमारी जीडीपी में गिरता चला जा रहा है। ठीक है, और ये कब से गिर रहा है? 1988-89 से, जब से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं। इस मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। वो कैसे होता है? आईएमएफ की पॉलिसीज में 4 चीजें होती है और आप देखिए वही